हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए बच्चों, हम आज से शुरू करने वाले हैं आपके कक्षा 7वीं की गणित। और आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 को। अध्याय 1 में केवल एक प्रश्नावली है, उसको आज पढ़ेंगे। और इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि बहुत देरी से आया, ये बहुत देर हो गया, लंबा टाइम गैप हो गया उसके बाद आया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यू बना रहे, ठीक है। तो चलिए हम आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर रहेगा प्रश्नावली 1, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या सवाल है, हम बारी बारी से कोशिश करेंगे हल करने का। सवाल नंबर पहला है कि रिक्त खाली स्थानों की पूर्ति बड़ा, बराबर या छोटा लिखकर कीजिए। तो ये खाली जगह जो दिए हुए हैं, इसमें हमको ये भरना है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है। तो सवाल नंबर पहला से शुरू करते हैं। पहला में देखिए ऋण 2 गुणा 9 है। तो यहाँ पे गुणा का सवाल है और एक में ऋण लगा है, एक धनात्मक है, तो उत्तर हमारा ऋणात्मक में आएगा। अगर कहीं पर भी एक ऋण लगा है तो वो सिंगल है, ठीक है, तो वो ऋण में आएगा उत्तर। तो यहाँ पे 9 दूनी 18 होगा और ऋण लगा है तो ऋण 18 होगा। इधर देखिए 9 तिया 27 होगा, लेकिन इसमें भी एक ऋण है तो ऋण 27 होगा। अब सवाल यह है कि इसमें बड़ा का चिन्ह लगेगा, छोटा का चिन्ह लगेगा या बराबर। बराबर तो लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग है। तो बड़ा का, इसमें बड़ा का चिन्ह लगे, ठीक है। ऋण 18 बड़ा है ऋण 27 से। तो आप इस संख्या पे मत जाइए, इसके साथ जो चिन्ह लगा है उसके अनुसार ये ऋण 18 बड़ा है। क्योंकि ऋण का चिन्ह जब लगा है, इसका मतलब ये समझिए, ऋण का मतलब होता है कमी, कम। या आप व्यवहारिक जीवन के अनुसार देखें तो कर्ज के रूप में देखिए ऋण को। अगर कोई आदमी या आप कोई भी हो 27 रुपये के कर्ज में है और एक आदमी 18 रुपये के कर्ज में है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 18 रुपये के जो कर्ज में है वो 27 रुपये के कर्ज वाले से ज़्यादा अमीर में है, ठीक है। इसलिए ऋण 18 ऋण 27 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बड़े का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब हम सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा है 3 गुणा ऋण 5 गुणा 2। तो इस सवाल में देखिए यहाँ पे सिंगल ऋण था एक जगह और यहाँ पे 2 जगह ऋण है ना। ऋण 5 में भी और ऋण 2 में भी ऋण है। तो जब गुणा में 2 बार ऋण रहता है तो ऋण और ऋण का गुणा होकर धन बन जाता है। तो यहाँ पे धन हो जाएगा, अर्थात इसका उत्तर धन में आएगा। तो हम धन में आएगा, पहले से धन लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका उत्तर क्या आएगा, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, धन 30 आ गया एक साइड का। इधर कितना आएगा देखिए, इधर सिंगल ऋण है, डबल ऋण नहीं है, तो अर्थात इसका उत्तर ऋण में आएगा और 6 पंचे 30 आएगा। तो यहाँ पे 6 ऋण 30 और धन 30 में कौन बड़ा है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंबल लगेगा, इसमें बड़ा वाला सिंबल यहाँ पे लगेगा, बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़ा का चिन्ह लगा दिए। दूसरा हो गया। तीसरा सवाल देखिए 4 गुणा 9, 4 निया कितना होता है 36, या 9 चौके 36 भी कर सकते हो। इसके बाद में इधर देखिए यहाँ पे एक ऋण है, यहाँ पे एक और ऋण है, 2 ऋण है गुणा में, अर्थात वह भी धन बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी धन में है उत्तर, ठीक है, धन हो जाएगा इसका भी उत्तर। और गुणा करने के बाद कितना आएगा, 2 नी 18, 18 दूनी 36, इसका भी 36 आ रहा है, इसका भी धन 36 है, मतलब यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे चलिए हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, ये रहा बराबर का चिन्ह। अगला सवाल चौथा। तो देखिए कहीं पर गुणा रहता है और वो किसी भी कितनों बड़ी संख्या से गुणा हो, अगर उसके साथ 0 का गुणा हुआ रहता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। अर्थात इस बार में जितने भी संख्या है इसके साथ गुणा हुआ है उसका मान हो जाएगा 0। अब अगला देखते हैं, ये 4 तिया 12 होगा और एक में ऋण लगा है तो ऋण 12 होगा। अब सवाल ये है कि 0 बड़ा है कि ऋण 12 बड़ा है। तो देखिए 0 का मतलब ये हुआ, व्यवहारिक जीवन के उदाहरण से देखेंगे तो 0 का मतलब ये है कि आप ना तो कर्ज में हैं और ना तो आपके पास जेब में पैसा भी नहीं है, मतलब खाली जेब में हैं, उसको हम 0 कहेंगे। और इसका मतलब है कि आप 12 रुपये कर्ज में हैं, ठीक है, 12 रुपये कर्ज में, 0 में नहीं है बल्कि 12 रुपया कर्ज में है, अर्थात 0 वाला बड़ा हुआ। तो इधर हम बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, ये छोटा हो गया इससे, ठीक है। पांचवा ऋण 5 गुणा ऋण 6 गुणा 2। यहाँ पे भी 2 ऋण आ गया, मतलब उत्तर धन में आएगा। और धन में आएगा तो उसको सवाल को हम गुणा करके देख लेते हैं। 5 6 30, 30 दूनी 60, ये 60 लिख दिया और उत्तर धन में रहेगा तो ऋण लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर गुणा करेंगे, इधर भी 2 ऋण है तो उत्तर धन में आएगा। अब इसको गुणा करते 2 पंचे 10, 10 अट्ठे 80, इधर का 80 आ गया, तो ये 60 वाला क्या हो गया, छोटा, यहाँ पे छोटा का चिन्ह लगाएंगे। तो ये मैंने बाकी चीज़ों को इरेजर से इरेज कर दिया है और यहाँ पे
60 तरफ छोटा का चिन्ह लगेगा, 80 तरफ बड़ा का चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर पहला हल होता है। इसके आगे हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द प्रोडक्ट। अब इसको गुणा करना है। गुणा करना सीखना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। पूर्णांकों का गुणा करना सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए गुणा कैसे होगा, यहाँ पे देखिए तीनों में एक बार ऋण है, अर्थात इसका उत्तर ऋण में आएगा, ये कंफर्म कर लो। अब इसका गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40, 40 और 40 चौक 160, ठीक है। ऋण 160 इसका उत्तर आएगा, ठीक। अब अगला मैंने बता दिया कि कहीं पर गुणा हुआ हो और वहाँ कहीं भी जगह 0 शामिल हो गुणा के रूप में, तो वो उसका उत्तर भी शून्य आता है। तो दूसरे का उत्तर भी यहाँ पे 0 आएगा। तीसरा में देखिए, तीसरा में एक जगह ऋण लगा है, अर्थात इसका उत्तर में भी ऋण आएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हम निकालेंगे तीसरे का। तो यहाँ पे तीसरा के उत्तर में लिख देता हूँ मैं पहले से ऋण, मैं थोड़ा दूर में लिख देता हूँ इसको, तीसरे का उत्तर करके ऋण है ना, तीसरे का ये पहले का ऋण आएगा, इसका उत्तर तीसरे का। और क्या आएगा 42, 6 18, 18 और गुणा 42, 18 गुणा 42 करके देख लेते हैं। तो तीसरा में सभी का गुणा करने पर आता है ऋण 700, ऋण तो हमने लिख लिया, ऋण 756, ठीक है। ये तीसरे का आंसर। अब हम सवाल नंबर चौथा को देखेंगे। तो सवाल नंबर चौथा में देखिए, सबसे पहले हम इसीलिए चिन्ह को बताते जा रहा हूँ, इसमें 2 बार है ऋण, यहाँ पे है और यहाँ पे। तो इसका जो उत्तर है वो आएगा धनात्मक में आएगा, धन में आएगा, ऋण लगाने की जरूरत नहीं है उसमें उत्तर में, ठीक है। और इतने 5 गुणा 75 गुणा 7 का जब हम गुणा करते हैं तब हमको मिलता है 2625, 2625। ये किसका, चौथे का। 5वां नंबर का सवाल देखिए, 5वां नंबर में इसमें भी 2 जगह ऋण है, अर्थात उत्तर इसका धन आएगा, ठीक है। और धन नहीं लगाओगे तो भी चलता है धन का, लेकिन ऋण चिन्ह लगता है उसको लगाना जरूरी होता है। जैसे ये देखिए धनात्मक संख्या है लेकिन इसके सामने धन नहीं लिखा गया है ना, तो इसका मतलब ये धन में है, लेकिन ऋण जो रहता है उसको लिखना ही पड़ता है। तो ये धन चिन्ह हमने लिखा है, वो नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चलेगा, ठीक है। और जनरली हम नहीं लिखते हैं धन को, है ना। अब हम इसको गुणा करेंगे, 30 गुणा 25 गुणा 8, तो ये हमको मिलता है 6000, ठीक है। इसका उत्तर धन 6000 में आएगा। 6वां प्रश्न है ऋण 8 गुणा ऋण 12 गुणा ऋण 30। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये ऋण और ये ऋण तो गुणा होकर के धन में बन जाएंगे, लेकिन ये ऋण अकेला बच गया तो इसके उत्तर में ऋण आएगा, ठीक। ध्यान देने वाली बात है, इसके उत्तर में ऋण आएगा और इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा 2880, ठीक है। ये 2880 मिलेंगे। सवाल नंबर दूसरा तक हल हुआ। सवाल नंबर तीसरा देखिए, इसमें क्या करना है, हमको भागफल निकालना है, भागफल, ठीक है। तो भागफल में क्या होता है, जैसा कि गुणा में हुआ है, अगर किसी एक में भी ऋण लगा होता है तो उत्तर ऋण के रूप में प्राप्त होता है। अगर दोनों तरफ ऋण है तो धन बन जाता है, और किसी एक में चाहे भाजक में हो या भाज्य में कहीं पर ऋण लगा है मतलब उसका उत्तर ऋण में हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए एक ऋण लगा है मतलब इसका उत्तर हमको ऋण में प्राप्त होगा, इसलिए मैंने पहले से ऋण लिख दिया है। अब आगे क्या होगा, तो 80 भाग 16 है, तो 80 का 16 से भाग देंगे तो 16 85 होता है, ऐसे करके, है ना। 80 भाग 16, तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 पंचे 80, है ना। तो ये 80 का 80 कट जाएंगे, 5 आ गया उत्तर। लेकिन 5 उत्तर में यहाँ पे एक ऋण लगा है तो यहाँ पे ऋण लगेगा और उत्तर के रूप में होगा ऋण 5, ठीक है। अब हम सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। तो दूसरा देखिए, इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारा ऋण 24 भाग ऋण 8, तो इसमें दोनों तरफ ऋण लगा है, तो ये हल होगा तो क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा इसका उत्तर, और धन लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। और 24 भाग 8 करेंगे तो 8 के 24 होता है, तो इसका उत्तर हमको मिलेगा 3, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा में है 650 भाग ऋण 13, तो यहाँ पे भी किसी एक में ऋण लगा हुआ है ना, तो इसके उत्तर में भी हमको ऋण लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऋण लगाना है और 650 को जब हम भाग देंगे तो देखिए 650 भाग 13, तो
किसी ने कमेंट किया था मुझे, थोड़ा अच्छा सा लिखा करें सर, तो इसको मैं सुधार देता हूँ, 13 को थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। ये हो गया 13, 13 पंचे 65, भाग पहाड़ा पढ़िए, भाग होगा 65 का भाग हो गया, ये 0 बचा, इसको ले आइए नीचे, 13 का फिर पहाड़ा पढ़िए, 0 कितने बार में आएगा, 0 बार में, ठीक है। अब ये हो गया 50 उत्तर, और इसके एक तरफ ऋण लगा है, मतलब उत्तर में भी ऋण मैंने पहले से लगा दिया है, और ये 50 इसका उत्तर आएगा। तीसरा ऋण 50, ठीक है। अब हम पहुँचेंगे चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे यहाँ पे हैं हम, और ये सरल सा सवाल है, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो इसके लिए भी कमेंट आएगा कि सवाल को थोड़ा अच्छे से इरेज करके रखें। चौथा सवाल, ऋण 170 भाग 17, 17 दशमलव 170 होता है, इसको जानिए कि इसका उत्तर 10 आएगा। अब ये दोनों तरफ ऋण है तो धन हो जाएंगे, मतलब इसका उत्तर 10 ही आएगा, ठीक है। पांचवा सवाल, 256 भाग 16, यहाँ पे 256 में ऋण लगा हुआ है, ठीक है, ऋण 256 भाग 16, तो इसका जो भी उत्तर आए उसमें ऋण लगेगा, पहले से लगा देते हैं। और 256 को भाग करेंगे आप 16 से तो 16 ही मिलेगा, 16 एकम 16, 25 में 16 घटाएंगे बचेगा 9, आ गया 6, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा ये, और 16 छक्का 96, ठीक है, 96 में से 96 घटा, कुछ नहीं बचा, और ये जो 16 है ये आंसर के रूप में यहाँ पे लिखाएगा, तो इसका जो उत्तर आया ऋण 16। छठा नंबर, 170 भाग 1, अब ये इतना सरल सवाल है, 170 को 1 से भाग देंगे तो 170 ही मिलेगा, है ना, लेकिन उसके चिन्ह की बात है, दोनों तरफ ऋण है तो क्या आएगा उत्तर में, धन आएगा, ठीक है, 170, ठीक, मतलब 170 भाग 1 लिखा है ऐसा, तो 1 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 170 आएगा, 170 बार पढ़ेंगे तो 170 आएगा, है ना, इसलिए उसका उत्तर 170। और जो भी चिन्ह लगा है उसके हिसाब से आप चिन्ह को प्लस माइनस गुणा भाग जो करना है, इतने सवाल हल करने के बाद तो आपको भी थोड़ा समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 7, इसमें देखिए 0 को भाग करना है आपको 18 से, ऋण 18 से, है ना, ऋणात्मक चिन्ह लगा है, ऋण 18 से करना है, एक ऋण है, मतलब इसके उत्तर में ऋण आना तय है। अच्छा सॉरी, ठीक, 0 को हम 18 से भाग 18 भाग नहीं बांट सकते, 0 ऐसा एक संख्या है जिसको टुकड़ा या भाग नहीं किया जा सकता है, अर्थात ये सवाल क्या है, अपरिभाषित है, ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, ये अपरिभाषित है, ठीक है। अगला सवाल 8वें नंबर का, 321 भाग ऋण 1, 321 को ऋण 1 से भाग देना है, 321 भाग 1 कितने बार पढ़ेंगे 321 आएगा, 321 बार पढ़ेंगे तो 321 आएगा, चूँकि यहाँ पे एक में ऋण लगा है तो उत्तर में भी ऋण लगेगा, ठीक है, ऋण 321। अब 8वां नंबर का, ठीक है, 8वां नंबर का जब हम देखेंगे सवाल तो यहाँ पे सॉरी 8वां नंबर का ऋण 321 हो गया। 9वें नंबर का, 90 नंबर के सवाल में है 19 भाग ऋण 19, अर्थात इसके उत्तर में तो ऋण आएगा ही, 19 का भाग करेंगे तो 19 एकम 19, ऋण 1 इसका उत्तर 9वें का हो गया। 10वां में 200 भाग 10, तो 10 का पहाड़ा अगर आप 20 बार पढ़ते हैं तो होता है 200, तो इसका उत्तर 20 आएगा, और यहाँ पे एक ऋण है तो यहाँ पे उत्तर में ऋण लगेगा। तो आप समझ गए होंगे, भाग और गुणा करते समय अगर सिंगल है ऋण का चिन्ह तो उत्तर में ऋण का चिन्ह लगता है, और अगर डबल है तो गुणा होकर के या भाग होकर के धन बन जाता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में है, निम्न में से प्रत्येक रिक्त स्थान में बड़ा, बराबर या छोटा का चिन्ह लगाइए जिससे कथन सत्य हो जाए। अब इस प्रकार के प्रश्न आप पहले सवाल में भी पढ़े हो, तो फिर भी मैं हल करके बता देता हूँ कि ये सवाल छूटे ना या छोड़ दिए ऐसा ना है। तो चलिए चौथा के पहले सवाल से ऊपर से देखते आते हैं हम, और क्या है ऊपर में, ऋण 3 और ऋण 4 दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो ऋण 3 धन ऋण 4 सवाल नंबर चौथा में, और इधर क्या है, ऋण 4 ऋण 3 दोनों को जोड़ना है। तो आप अगर ऋण का मतलब मैं आपको बता दिया कि ऋण में है मतलब कमी में है या कर्ज में है, तो पहले ऋण
₹3 के कर्ज में थे, उसके बाद ₹4 के कर्ज और हो गए, तो कितने के कर्ज हो गए? ₹7 के कर्ज हो गए। तो इसका मतलब है ₹7 का कर्ज मतलब है ऋण 7, तो इस पूरे का मतलब हुआ ऋण 7। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ₹4 का कर्ज था, उसके बाद ₹3 का कर्ज हो गया, तो इसका मतलब भी ऋण 7 हो रहा है, अर्थात दोनों तरफ ऋण 7 हो रहा है, तो इसमें लगेगा बराबर का चिन्ह। चौथा का पहला क्या लगेगा? बराबर का चिन्ह लगेगा। दूसरा सवाल, ऋण 5 ऋण 7। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट जब हटता है तो ऋण और ऋण का गुणा होता है तो धन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण और ऋण का जब गुणा होगा ये धन होगा, और सवाल कैसे हो जाएगा? ऋण 5 धन 7 हो जाएगा। तो धन 7 में से ऋण 5 होगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2, तो इस पूरे का मतलब हुआ 2। और इधर का क्या मतलब होगा? ऋण और ऋण धन होगा, तो ऋण 7 धन 5, तो यहाँ पे धन 5 है तो ऋण 2 इसका उत्तर आएगा। तो 2 बड़ा है, इधर बड़ा का चिन्ह लगेगा, 2 बड़ा है ऋण 2 से, ठीक है। अब ये कैसे आया ऋण 2, इसको आपको समझना है। मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया था, मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ आपके व्यवहारिक जीवन से। देखिए आप ऋण 7 का मतलब ये समझिए कि ₹7 के कर्ज में है, उसके बाद +5 का मतलब है कि ₹5 आपके पास कहीं से आया, तो क्या आप ऋण 7 को चुका पाएंगे? नहीं, चुकाते हैं तो भी ₹2 के कर्ज में रहता है, इसलिए ऋण 2 इसका उत्तर है, ठीक है। ऋण ₹5 को इसका चुका दिया गया, उसके बाद भी ऋण ₹2 उधारी या कर्ज के रूप में बचा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर ऋण 2 और इसका उत्तर धन 2। तो धन 2 तरफ बड़ा का चिन्ह रहेगा, ठीक है, इसलिए चिन्ह इधर बड़ा लगा हुआ है। ये है पूरे समझाने का मतलब। सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा में है ऋण 2 गुणा ऋण 8। तो दोनों तरफ ऋण है, मतलब इसका उत्तर आएगा धन में, और 8 दूनी 16 होगा, इधर का भी 8 दूनी 16 होगा, ये बराबर का चिन्ह लगेगा। चौथा नंबर देखिए, ऋण 10 भाग ऋण 6। ऋण 10 को भाग करना है 6 से, मतलब ऋण 6 से, ऋण ऋण कट जाएंगे तो धन हो जाएंगे, हटा देते हैं, तो ये 6 कम 6 बचेगा 4, और दशमलव लगाएंगे तो 40, 6 छक्का 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छक्का 36, मतलब 1.4 आ रहा है इसका उत्तर 10 भाग 6 करने पर। और 6 भाग 10 करने पर क्या आएगा? इसका 6 भाग है और ये 10 है, 6 भाग और 10, तो इसमें ऋण और ऋण तो धन हो जाएंगे। अगर हम 6 भाग करेंगे 10 से तो पहले तो शून्य बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ना, और शून्य छोटा हो गया 1 से, इधर छोटा हो गया तो हम ऐसे लगाएंगे, सामने वाला बड़ा हो गया, इधर वाला छोटा हो गया, ठीक है, ये लग गया। मतलब ऋण 10 भाग ऋण 6 बड़ा है ऋण 6 भाग ऋण 10 से, ऐसा पढ़ेंगे। पांचवा सवाल, ऋण 2 धन ऋण 3। इसके बाद बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, ध्यान देना। तो इसको आप क्लास 6 में पढ़े होंगे शायद, याद नहीं आ रहा है मुझे भी पूरा। बॉर्डमॉस का नियम, तो बॉर्डमॉस के नियम के पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट ऑफ के बाद डिवीज़न, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लास्ट में घटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट को आप करते हैं, उसके बाद भाग वाले जो भी सवाल है उसको हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ना को, फिर घटाना को। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हमको ब्रैकेट को ही हटाना है। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए ये ऋण 2 ऋण 3 को सबसे पहले हल करना पड़ेगा, उसके बाद 4 को। तो ऋण 2 और ऋण 3, यहाँ धन और ऋण का ऋण हो जाएगा, ऋण 2 ऋण 3 बराबर हो गया ऋण 5, इसका उत्तर हो गया ऋण 5 धन ऋण 4, तो पूरे का मतलब हो गया ऋण 9। इधर का क्या मतलब होगा? ऋण 4 और ऋण 3 का हो गया ऋण 7 धन ऋण 2, तो इसका हो गया ऋण 9, इधर का भी ऋण 9 और इधर का भी ऋण 9, मतलब यहाँ पे आएगा 5वें नंबर में बराबर का चिन्ह लगेगा, ठीक है। और मैंने 5वें नंबर में बराबर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब बाकी काम का चीज़ नहीं है, उसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे बाकी सवाल हल करने के लिए। अब आते हैं सवाल नंबर 6वें पर। यहाँ पे ऋण 3 और यहाँ पे देखिए ऋण डबल है, ये प्लस में हो जाएगा, बदल जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाता है, ये 4 हो जाएगा, ऋण 3 और प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा 1, इस पूरे का मतलब हो जाएगा मान हो जाएगा 1। उसके बाद ऋण और ऋण का हो जाएगा धन और 5, तो 1 और 5 हो गए 6, इधर का पूरा उत्तर आ गया 6। इधर का देखिए कितना आएगा, पहले ब्रैकेट बड़े वाले ब्रैकेट पहले हल करेंगे, तो ऋण और ऋण का हो जाएगा धन, ये 5 और ऋण 4, तो ये इसका मतलब हो गया, इसका वैल्यू आ जाएगा 1।
मतलब 5 रुपये प्लस में है और 4 रुपये का आपने कर्ज चुका दिया, तो प्लस 1 में आ गए आप। अब एक है ऋण 3, ठीक है, ऋण 3 ऋण 1, तो ये हो गए ऋण 4, इधर का 6, ये वाला बड़ा है, ठीक है। छठवां में क्या चिन्ह लगेगा, बड़ा का चिन्ह लगेगा। इसके बाद 7वां नंबर, तो 7वें नंबर में हल करेंगे। अच्छा, ये चिन्ह लगा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी चीज़ों को। चिन्ह लगा हुआ है छठवें में बड़ा का। 7वां नंबर है ऋण 5 गुणा ऋण 2, तो 5 दूनी 10 होगा और ऋण ऋण का धन हो गया, ये 10 हो गया। और उसके बाद फिर गुणा है ऋण 3 का, तो 10 तिया 30 हो जाएगा और ऋण लगा है तो ऋण 30, इसका उत्तर। इधर का क्या होगा, 7वां नंबर का है ना, चौथा का 7वां नंबर। इधर का क्या आएगा, तो ये पहले ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट का अंदर होगा, हल होगा 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, इसका ऋण 30 आएगा, ऋण 30 मतलब बराबर का चिन्ह लगेगा, ठीक है। बाकी इरेज करने का काम है, बाकी को नहीं लिखना है, ये बराबर का चिन्ह लगा है, उसी को मैं लिख देता हूँ। 8वें नंबर का सवाल देखिए। 8वां नंबर का सवाल है, 8वां नंबर के सवाल में हम ऋण 20 भाग ऋण 10, तो 10 दूनी 20, इसका आ गया 2 उत्तर। फिर भाग है और ऋण 5 है, ये इसका 2 भाग ऋण 5 है ना। अब इधर को हल करेंगे, तो इधर को हल करेंगे तो ये पहले ब्रैकेट हल होगा, तो 10 भाग 5 का 5 दूनी 10, तो ये आ गया 2, और इधर भाग है ऋण 20 का, ऋण 20 भाग 2, तो 20 भाग 2 करेंगे तो 2 धाम 20, और चूंकि 20 ऋण में है यहाँ पे दे, इसका उत्तर भी ऋण में आएगा, ऋण 10, इसका उत्तर आ गया इधर का। इधर का देखिए कितना आएगा, 2 भाग ऋण 5 है, मतलब 2 का 5 से भाग करेंगे तो 0.5 चौके 20, यहाँ 0 लगेगा, 0.4, चूँकि ऋण 5 में है, 5 ऋण में है, इसका उत्तर भी ऋण में लग जाएगा, ऋण 0.4, इसका ऋण 10। अब कौन बड़ा कौन छोटा, 8वां नंबर का, ठीक है। तो मैं आपको बताया हूँ, अगर ऋण लगा हुआ है दोनों तरफ, तो जो संख्या छोटा है ऋण लगा हुआ, ये 0.4 और 10 में ये 0.4 वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो सामने वाला इधर वाला बड़ा हुआ, ठीक है, ऐसा। 8वें नंबर के सवाल की बात है, चौथा का 8वां नंबर बड़ा का चिन्ह लगेगा। अब हम सवाल नंबर 9 पे आते हैं, और सवाल नंबर 9 पे देखेंगे कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। तो सवाल नंबर 9 के जो आंसर, अगर आप इतना सवाल हल किए तो आप तो कुछ तो बना लेंगे ना। अगर बना पा रहे हो, मन से आंसर निकाल पा रहे हो, तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये हमने बता दिया। चलिए 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 मैं शुरू करता हूँ। पहले बड़े वाले ब्रैकेट हल करेंगे। ये ऋण 3 है, धन ऋण 5 है, तो ऋण 3 और ऋण 5 होगा ऋण 8, ठीक है। इधर गुणा है ऋण 2, तो ऋण 8 और ऋण 2 का गुणा होगा तो ये आएगा 16, क्योंकि दोनों में ऋण है तो ये धन बन गया, 16 आ गया। इधर को हल करेंगे तो ये ऋण 5 ऋण 2 का हो गया 2 पंचे 10, धन 3 दूनी 6, ये भी धन हो जाएगा क्योंकि दोनों में ऋण है, धन इसमें भी दोनों में ऋण है, तो धन 10 6 हो गया 16, इधर भी 16, तो यहाँ लगेगा बराबर का चिन्ह, ठीक है। दोनों तरफ को जो हल हुआ है उसको हम मिटा देते हैं और वहाँ पे लगेगा बराबर का चिन्ह। सवाल नंबर 9 में। सवाल नंबर 10 में देखिए, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे चलाकर देख सकते हैं। जो सवाल आपको समझना है वहीं पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 10 समझिए। सवाल नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट हमको पहले हल करना है, तो ऋण 5 और ऋण 3 का हो जाएगा ऋण 8, ठीक है। भाग करना है हमको ऋण 2, तो क्या हो गया ऋण 2 भाग ऋण 8, मतलब सवाल बन गया, दोनों में ऋण है तो कट जाएंगे, 2 भाग 8 बन गया। और 8 से जब हम भाग करेंगे तो पहले शून्य बाढ़ जाएगा, उसके बाद ये 20 बन जाएंगे, दशमलव लगने के बाद शून्य बढ़ेगा तो 20, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा 8 पंचे 40, तो 0.25 इसका उत्तर आ रहा है एक तरफ का। इधर लेफ्ट साइड का उत्तर कितना है 0.25। अब इधर का हल करके देखते हैं। बड़ा बड़ा ब्रैकेट 2 है, ऋण 2 भाग 5, ऋण 2 भाग ऋण 5, ऋण 2 भाग ऋण 3, तो यहाँ पे ऋण 2 भाग सीधा सीधा 2 को भाग कर देते हैं 5 से, तो 5 शून्य 5 शून्य शून्य 5 चौके 20, 0.4 आया, ठीक। इसका भी दोनों में ऋण है, धन आएगा, 0.4 हो गया।
इधर का कितना आएगा 2/3, तो 3 शून्यम शून्य, फिर 3 छक्के 18 और 2 बजेगा 3 छक्के 18, मतलब 0.6, और यहाँ पे प्लस है, इसका 0.6 आया है, इसका 0.4, तो 0.4 और 0.6 बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1, और ये होगा 0.25, तो 1 वाला बड़ा है, तो यहाँ पे जो चिन्ह लगेगा एक तरफ बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 4 पूरा होता है। ठीक है बच्चों, आगे आप वीडियो से लगातार बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर वीडियो को आप अपने साथियों तक शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अगला वीडियो मिल जाए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। निम्न भिन्नों को हल कर सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ पे सरलतम रूप में लिखना है, और ये भिन्न आधा भाग में आधा गुणा में है। तो भाग के सवाल बहुत ईजी होता है, सॉरी गुणा के सवाल बहुत ईजी होता है। भिन्न में देखिए गुणा कैसे होता है, यहाँ से 6, 1 का गुणा 1 6 के साथ होगा, तो 6 कम 6 और 2 सत्ते 14, तो 6/14 ये हो गया उत्तर। लेकिन ये सरलतम रूप में कहा है, तो इससे भी सरल, मतलब इसे छोटा रूप में लाना है, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3/7 इसका उत्तर होगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसको गुणा करने से पहले अगर समझ में आए तो कटा लीजिए। नीचे में जो संख्या है उस संख्या से ऊपर वाली संख्या से कटाते हैं, यहाँ से भी या यहाँ से भी, जैसा भी कटे। ठीक है, जैसे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये 3 आ गया ऊपर में, नीचे में 1 आ गया, ये 3/7 ऐसे ही उत्तर आ गया है ना, 3/7 उत्तर मिल गया हमको। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और वो ज़्यादा सुविधाजनक होता है कि गुणा करने से पहले हम कटा लें। दूसरा सवाल में क्या है, देखिए यहाँ पे भी कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये अब नीचे 2 आ गए ऊपर में, तो 3 एकम 3 आ गए और 2 दूनी 4, सीधा 3/4 इसका उत्तर। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1, तो 2 एकम 2 आ गया, नीचे में भी 2 और 1, तो 2 एकम 2 आ गया। ये ऊपर नीचे 2 है अंश और हर, तो इसका मिला के 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका उत्तर आ गया 1, तीसरा का उत्तर 1 मिलेगा। ठीक है, अब चौथा से भाग है, तो भाग को कैसे हल करते हैं, यहाँ पे देखिए 2/3 भाग 8/5। तो जब भिन्न के भाग को हल करते हैं तो पहले वाले भिन्न को जैसे के तैसे लिखते हैं, उसके बाद ये भाग के जो चिन्ह होता है वो गुणा में परिवर्तित होता है, और ये अंश है वो हर में हो जाता है, और हर है वो अंश में हो जाता है, इस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। और इसके बाद जब हल होगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ पे 4 आ गए, ऊपर में 5, 5 एकम 5 और 4 तिया 12, 5/12 इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 5 का चौथा। ठीक है, पाँचवा में देखिए, पाँचवा है 3/7 भाग 5/14, तो उसी प्रकार से इसको भी पलट देना है, 3/7 तो रहेगा ही, यहाँ भाग के चिन्ह की जगह गुणा आ जाएगा, 5/14 को 14/5 लिख देंगे। तो यहाँ पे कटेगा, जिसको कटा देंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 आ गए है ना, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 6/5 इसका उत्तर आया। ठीक है, 5वें नंबर का। 6वें नंबर में देखिए ये और लास्ट सवाल, 3/4 भाग 9/8। ठीक है, ये चौथे नंबर का सवाल है। इसको हल करेंगे, 3/4 ज्यों का त्यों लिखेंगे, भाग की जगह गुणा करेंगे, 9/8 को 8/9 करेंगे। ठीक, अब इसमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे कट रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ 3 आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे सॉरी 8 नहीं रहेगा, 4 दूनी 8, तो 2 रहेगा, यहाँ पे 2 लिखना है, मैं गलती से 8 लिख दिया था, 2। तो उत्तर कितना आ गया, यहाँ सब में आ गया, यहाँ 2, यहाँ 3, 2/3 इसका उत्तर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 का हल। इसके बाद देखिए आगे और भी सवाल है कुछ, पूरा प्रश्नावली 1 ख़त्म ही करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6, राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। बताइए दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया, मतलब इसने इतना खाया, इसने इतना खाया, बताओ कितना खाया, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा है ना। तो हल लिखने के बाद क्या करना, 1/2 और 1/4 को जोड़ दीजिए। अब जोड़ते कैसे हैं, तो भिन्न के जोड़ में हम हर का लघुत्तम निकालते हैं, तो 2 और 4 का लघुत्तम आएगा 4। ठीक है, 4 आएगा, और ऊपर में जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे
2 एकम 2 आएगा, और यहाँ पे 2 एकम नहीं, एक एकम 1 आएगा। ठीक है, ये बन गए 2 1 3, 3/4। ठीक है, अभी ये 2 और 1 कहाँ से आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये तो समझ में आ रहा हो 1/2 धन 1/4 प्रश्न में से हमको मिला है। इसके बाद हम लघुत्तम जब निकालते हैं तो 2 और 4 का लघुत्तम 4 हमको मिला है। तो 4 मिला है, तो इसमें से हर को 4 करना पड़ता है। ठीक है, हर को हमको 4 के बराबर लाना होता है। तो 1/2 में हम किसका गुणा करेंगे, 4 आएगा 2 का, तो इसलिए हमने इसमें 2 का गुणा किया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका हर 4 मिल गया। और 1/4 में किसका हम गुणा करेंगे तो हर 4 मिलेगा 1 का, है ना। तो 1 एकम 1, 4 एकम 4, इसका मतलब हर 4 आ गया। तो ये हो गया 2/4 और ये हो गया 1/4, बराबर हो गए 2 धन 1/4 बराबर 3/4। तो ये है इसका उत्तर। दोनों ने मिलकर 3/4 हिस्सा तरबूज खाया। ठीक, समझ गए होंगे। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7 का। मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे और 45 विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थी का 2/5 है। इसको याद रखिए। कुल कितने विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी बराबर 45, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना बताए हैं, कुल विद्यार्थी का 2/5। तो कुल विद्यार्थी हमारे पास 45 है, तो 45 का 2/5। तो 45 का 2/5 ये सवाल बन जाएगा। 45 का के जगह में गुणा चिन्ह लग जाएगा, 2/5। 45 का 2/5। इसका जब हम हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 निया 45, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 2, 9 दूनी 18। तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 18। अच्छा, लड़कियों का ही संख्या पूछा जा रहा है ना, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या 18 हो गए। अगर लड़कों का पूछते तो यहाँ पे 27 और बचा। 45 में से अगर 18 लड़कियाँ हो गई तो 27 और जो बचे वो लड़के हैं, है ना। लड़कों की संख्या पूछे तो आपको 27 बताना है। ठीक है, 7 नंबर के सवाल हो गए। 8 नंबर, 8वें सवाल में क्या है, प्रभात 500 रुपये लेकर बाजार गया। 500 रुपये लेकर बाजार गया। उसने कुल रुपयों के 1/4 रुपयों की किताबें खरीदी। 1/4 का मतलब समझते हैं 4 में से एक हिस्से की। तो इसको हम 4 बराबर हिस्से कर देंगे 500 का, है ना। 4 बराबर हिस्से करेंगे तो कितना आएगा, 125 रुपया आएगा एक जन को, है ना। 4 एकम 4, ये 1 बचेगा, फिर आएगा 4 दूनी 8, और फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 4 पंचे 20, है ना, 125 आएगा। तो एक भाग में 125 आएगा 4 हिस्सा करने पर। तो 125 रुपये का उसने किताब खरीदी। इसका कहने का मतलब वही है 1/4 में से, सॉरी 500 का 1/4। इसके बाद कुल रुपयों के 1/5 रुपये की मिठाई खरीदी। तो 500 का 1/5 में कहने का मतलब यह है कि 500 को 5 भाग करो, उसमें से एक हिस्से की मिठाई खरीदो, उसको बोलेंगे होंगे हम 500 का 1/5। तो 500 का 5 हिस्सा करेंगे, उसमें से एक हिस्सा निकालेंगे तो होगा 5 हिस्से में से हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, ये व्यवहारिक बता रहा हूँ अभी, है ना, क्वेश्चन की तरह हल नहीं कर रहा हूँ। 100 रुपया मिठाई खरीद ली 125 का वो, तो ये 225 रुपये उसका खर्च हो गए। बताइए उसके पास कुल कितने रुपये शेष बचे। ये अलग छप गया है, प्रिंट मिस्टेक, शेष बचे। ठीक है, तो 500 में से 225 रुपये जो खर्चा हो गया है उसको घटा देंगे, तो इसके बाद 275 रुपया शेष बचेगा। ठीक है, ये शेष बचे। यह क्या है हमारा व्यवहारिक। इसको आप आसानी से अच्छे से समझे होंगे। अब इसको गणित के रूप में कैसे हल करना है उसको पहले समझिए। गणित में कैसे कैसे कहा गया है उसके हिसाब से लिखेंगे। कुल रुपए कितने उसके पास, 500 रुपये है। ठीक है, किताबें कितनी की खरीदी, किताबें कितने की खरीदी है, 500 का 1/4। तो 500 का 1/4 कितना आएगा, 4, 4 एकम 4। ठीक है, फिर एक यहाँ पे आ गया 10, 4 दूनी 8, 2 इधर आ गया, 4 पंचे 20, 125 एकम 125। ये तो किताबें कितने की खरीदी, 125 की किताबें हो गई। अब कुल रुपयों का 1/5 की मिठाई। तो यहाँ पे मिठाई लिखो
और 500 का 1/5 की मिठाई, तो 5 एकम 5 और डबल ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो, 100 आ गए, है ना। ये 100 इतनी की उसने मिठाई खरीदी। बताइए उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। तो 125 और 100 को जोड़ेंगे दोनों को, ये हो गए 225। शेष कितने बच रहे हैं, तो 500 माइनस 225 करेंगे बराबर 275 रुपये शेष बचे। ये उत्तर के रूप में लिखाएगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 8वां था। और ये सवाल नंबर 9वां और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, तो अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति 60,000 रुपये थी। कितना है, 60,000। ठीक है, उसने अपनी संपत्ति का 1/2, तो 1/2 को तो आप जानते ही होंगे, आधा बोलते हैं हम, है ना। तो आधा, तो अपनी संपत्ति मतलब 60,000 का आधा दे दिया, 60,000 का आधा, तो 60,000 का आधा कितना हो गया, 30,000 हो गए। बिना हल कर जान सकते हैं, या हल करोगे तो आधा ही आएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और बाकी को लिख देंगे, 30,000 बन जाएगा, है ना। ये 30,000 मैंने लिख दिया। आधा उसके किसको दिया, अपनी पत्नी को, तथा शेष का 1/2 भाग अपने बेटे को। शेष कितना बचा, अगर 60 में से 30,000 पत्नी को दे दिए तो इसमें से शेष कितना बचा है, 30,000 बचा है। अब 30,000 में से 30,000 जो बचा हुआ है इसका 1/2 भाग, तो 30,000 का आधा भाग कितना, 15,000 आएगा। ये किसको दिए, अपने बेटे को, पहले वाला हिस्सा पत्नी को, फिर बेटे को, तथा फिर इसका आधा हिस्सा, इसका जो आधा हिस्सा बचेगा 15,000, उसको उसने किसको दे दिया, बेटी को। ठीक है, प्रत्येक को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। ये है प्रत्येक को प्राप्त राशि। पत्नी को 30,000 मिलेगा, बेटे को 15,000 और बेटी को 15,000। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्नावली का समापन होता है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, अध्याय 2 के वीडियो के साथ में। आज तक के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।